स्टेबल भैंस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल और दर्द भरी, ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक पारिवारिक कहानी है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरी मामी का बेटा शहर में पढ़ने आया तो मैंने उसे अपने घर पर बुला लिया क्योंकि मैं अकेली रहती थी। पति प्रदेश में रहते थे। पति से बात किए तो वह मान गए। मेरी मामी का बेटा मेरा बहुत ख्याल रखता था। बाजार से कुछ भी लाना होता तो वह ला देता था। फिर मैं एक दिन बीमार हो गई और मेरी मामी का बेटा कहता कि आपको अब आराम करना है। रात को वह मुझे दूध के साथ दवा खिलाकर चला जाता। जब सुबह उठती तो मुझे बहुत सुकून होता। एक दिन मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा तुम पेट से हो। मेरी तो जान ही निकल गई और आसमान मेरे सर पर आ गिरा। मैं हैरान होकर डॉक्टर की शक्ल देखकर रह गई थी, जो मुझ पर ऐसा धमाका कर चुकी थी कि मेरी सोचने और समझने की बुद्धि खत्म हो चुकी थी। मुझे लग रहा था कि जैसे कि मुझ पर आसमान ही गिर गया हो। ऐसा कैसे मुमकिन था? मैंने डॉक्टर से कहा कि आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, मुझे सिर्फ पेट दर्द की शिकायत है। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। फिर मेरे सामने मेरी रिपोर्ट रख दी, कहने लगे कि 3 साल से तो मुझे इसी चीज़ का ट्रीटमेंट करवा रही थी। अब आपको ऊपर वाले ने यह खुशखबरी सुनाई है तो आपको शुक्र करना चाहिए, हैरानगी से काम नहीं लेना चाहिए। मैं अपनी रिपोर्ट देखकर होश खो बैठी थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा भयानक मोड़ भी आ जाएगा। मैं तो सुनकर ही चक्कर सी आ गई थी। मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे। मेरे पति की नौकरी विदेश में थी। वह साल में बस चंद महीने के लिए ही हिंदुस्तान आते थे और उस वक्त मेरी ख्वाहिश यही होती कि इस बीच में पेट से हो जाऊं ताकि मेरा दिल बच्चे में लग जाए। लेकिन हर बार मुझे मायूसी का मुंह देखना पड़ता था। लेकिन अभी तो वह प्रदेश में थे। मैंने किसी से कुछ न कहा, अपनी रिपोर्ट्स पकड़ी और दबे कदमों से बाहर आ गई। मेरा दिमाग उस वक्त बिल्कुल सुन्न हो चुका था। यह कैसे हो सकता है? मेरे घर से क्लिनिक का रास्ता बस एक गली के फासले पर ही था, लेकिन मुझे अपने कदम इतने भारी लग रहे थे कि जैसे मेरे कंधों पर कोई बहुत भारी बोझ डाल दिया हो। हम तो 2 सदस्य थे घर में, दूसरा तो कोई था ही नहीं। एक मैं और दूसरा सुनील। मेरा दिमाग पूरी तरह से जैसे सोचने की क्षमता को खो चुका था। क्या सोचती, कैसे सोचती? सुनील मेरा सगा भांजा था, मेरी सगी बड़ी बहन का बेटा था। अपनी सोचने बुझने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। अचानक सामने अपने घर का गेट देखकर मेरे कदम वहीं रुक गए थे। मुझे लगा था कि मैं क्लिनिक से यहाँ तक अपने वजन घर को किसी लाश की तरह घसीट लेकर आई हूँ। मेरे गले में इस कदर गिरा पड़ी थी कि मुझे सांस लेने में भी घुटन सी होने लगी थी। डोर बेल दी तो सुनील ने ही दरवाज़ा खोला। मैं घर के अंदर गया तो मुझे देखकर वह मुस्कुराने लगा। मेरे घर के अंदर प्रवेश होते ही वह कहने लगा, मौसी आज आपने इतनी देर कर दी। मैंने पहले तो आपको खानों पकड़ बहुत इंतज़ार किया, लेकिन फिर मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैं तो खाना खा चुका हूँ। आपके लिए खाना लगा दूँ? वह मुझे बातें करता हुआ खाने के लिए पूछ रहा था, लेकिन मुझे इस वक्त उसका इस घर में होना ना होना मेरे बर्दाश्त से बाहर था और मैं खाली दिमाग लिए उसे देख रही थी। 20 साल का सुनील मेरा सगा भांजा था, मेरी सबसे बड़ी बहन का बेटा। मुझे हमेशा से अपने बच्चों की तरह प्यार था, जो पढ़ाई के सिलसिले में यहाँ शहर आ गया था और पिछले कई महीने से यहाँ मेरे पास ही रह रहा था। मेरे पति को भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। मेरे पतिदेव मेरी माँ के एक रिश्तेदार के बेटे थे। वे पूरी तरह से अनजान नहीं थे। दीदी और सुनील से भी वो पहले ही बहुत अच्छी तरह से मिले हुए थे। सुनील के बारे में वो सब कुछ जानते थे, बल्कि वह तो बहुत खुश थे। उन्हें मेरी फिक्र नहीं सताई। मौसी आप कहाँ खो गई हो? सुनील की बात पर मैं चौंक सी गई। मैंने कहा कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है, सर में दर्द है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मैं सुनील से यह कहकर अपने कमरे में चली गई, अपनी रिपोर्ट्स टेबल पर रखी और बेड पर बैठ गई। मेरी सोच खत्म हो चुकी थी। सुनील मेरा सगा भांजा था, मेरी बहन का बेटा। उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मैं बहन भाइयों में सबसे छोटी थी और दीदी सबसे बड़ी। जब दीदी की शादी हुई थी मैं उस वक्त 9 साल की थी और जब दीदी के घर सुनील पैदा हुआ मैं 11 साल की थी। मेरी दीदी का ससुराल काफ़ी अच्छा था। ना मुझे अपनी दीदी की परवरिश पर शक था, ना सुनील के चरित्र पर शक था।
लेकिन जो रिपोर्ट मेरे हाथ में थी वह मेरा सारा शक सुनील की तरफ ही लेकर जा रही थी, क्योंकि मेरे और सुनील के अलावा घर में कोई तीसरा सदस्य था ही नहीं जिस पर मुझे शक होता। मैं अपना सारा दिन दोनों हाथों में लेकर बैठ गई। मुझे याद आने लगा कि पिछले कई दिन से सुनील मुझे दूध के साथ दवाई देता है, जिसे खाकर मैं गहरी नींद सो जाती हूँ और सुबह जब जगती हूँ तो मैं बहुत फ्रेश होती हूँ। क्या सुनील मुझे नींद की दवा देता है? और मेरे सोने के बाद टिप टिप आंसू मेरी आंखों से गिरने लगे। मेरे गले में आंसुओं का गोला था, जिसकी वजह से मेरे अंदर घुटन सी बढ़ती जा रही थी कि सारे रिश्ते इतने हवस पृष्ठ हो चुके थे कि हवस के आगे कुछ भी नजर नहीं आता। मैं उसकी सगे मौसी हूँ, यानी कि माँ की बहन, मतलब माँ ही हुई। वह मेरा भांजा है। कैसे वह मेरे बारे में ऐसे सोच सकता है, और कैसे उसका दिल इस घिनौना पाप के लिए तैयार हो सकता है? मैं हिचकियों से रो रही थी। उस दर्द का अंदाजा शायद कोई लगा ही नहीं सकता था जो मैं सह रही थी। एक ना मेरी हालात बर्दाश्त से बाहर थी। मुझे याद आने लगा कि जब वह बचपन में दीदी के साथ मायके आता तो मेरी गोद में आ जाता था। अपनी टोटली जुबान से मुझे मौसी की बजाय मौ मौ कहता था। मैं सबसे छोटी थी और वह दीदी की सबसे पहले औलाद, इसलिए मायके में उसका सबसे ज़्यादातर वक्त मेरे साथ ही गुजरा था। जब मेरी शादी होने वाली थी तब तो वह नया नया कॉलेज में गया था। मुझे सुकेश के नाम से बहुत छेड़ा कर रहा था। आप इतनी खूबसूरत माँ मोहिनी सी है, और वह यह लंबे चौड़े गबरू जवान से ऊपर से भी बड़े गुस्से वाले मौसी मुकेश अंकल आपके साथ बिल्कुल सूट नहीं करेंगे। आपके लिए तो कोई मुझ जैसा स्मार्ट सा लड़का ही अच्छा लगेगा। हर वक्त मुझे सुकेश के नाम से छेड़ता रहता था, हंसता था, मजाक करता था। मैं उसे बस घूरती रहती थी। मेरी और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत थी। जब वह यहाँ आया था मुझसे रात देर तक बातें करता रहता था, हंसता था, मजाक करता था। अब भी यही कहता कि मुझे लगता है सुकेश अंकल ने परदेश में किसी लड़की से शादी कर ली है। तभी तो वह वापस आने का नाम ही नहीं लेते। जब मैं उसे गुस्से से घूरती तो हंसने लगता। उसे देखकर कभी मुझे ऐसा नहीं लगा था कि वो मेरे साथ ऐसी घटिया हरकत भी कर सकता है। मैं उसी सोच में गुम थी जब सुनील मेरे दरवाजे से बोलता हुआ जब वो अंदर आ गया। अभी उसके हाथ में दूध का गिलास और मेडिसिन थी। वह बड़े नॉर्मल अंदाज में मेरे सामने बेड पर बैठ गया, लेकिन उसके बेड पर बैठते ही मैं डर से पीछे हटकर बैठ गई, जैसे वह अनजान क्या कर देगा। जो कुछ मैं डॉक्टर से सुनकर आ रही थी, मेरी जगह कोई होती तो उस वक्त ऐसे ही खौफ खाती। मैं अकेली इस वक्त सुनील के साथ इस घर में मौजूद थी। वह मुझे यूं डरा हुआ देखकर हैरान हो गया था। क्या बात है मौसी जी, आप इतना घबरा क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? यह लो दूध पी लीजिए और आराम कीजिए। सुनील ने मेरी तरफ गिलास बढ़ाया और गिलास उसके हाथ से लेकर साइड पर रख दिया और सख्त अंदाज में उससे कहा, जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। क्योंकि मैं जानती थी अब वह मेरे पास बैठकर अपने कॉलेज के किस्से सुनाएगा, और जब तक मेरी आंखें नींद में ना आ जाए वह उठकर बाहर नहीं जाएगा। मेरे सख्त लहजे पर वह घबरा सा गया। कुछ हैरान भी था। क्या बात है मौसी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं तो बस यही पूछना चाहता था, क्या आपको सुबह टहलने जाने के लिए उठाऊंगा? शायद मेरे कठोर व्यवहार से वह परेशान हुआ था। मुझ पर और भी गुस्सा आने लगा। कैसे कैसे ड्रामा वह मेरे सामने रचा रहा था, जैसे वह मासूम हो, अनजान हो, बहुत नीक हो। पहले तो मेरा जी चाहा कि एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारो और फिर अपने रिपोर्ट्स इसके मुंह पर फेंकूं। यह देखो तुम्हारी शराफत का सबूत, और इसे धक्के देकर बाहर निकाल दूं। लेकिन मैं चाहती थी कि उसे रेंज हाथों पकड़ूं, वरना वह मुकर जाएगा। मेरे सर्द में दर्द है, मुझे तुम बिल्कुल जगाने के लिए मत आना, मैं सोना चाहती हूँ। मेरे कड़े लहजे के सामने वह चौंक सा गया, फिर उठकर कमरे के दरवाजे तक चला गया। आप आराम करें, और हाँ, दूध जरूर पीकर सोइएगा। खाना भी नहीं खाया आपने? मुझे दोबारा से दूध पीने का कह के वह कमरे से बाहर चला गया। मैं यही तो जानना चाहती थी कि वह दूध और दवा खिलाकर वह कौन सा घिनौना खेल मेरे साथ खेलते हैं। मैंने वह दूध का गिलास लिया और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया, जो बाहर गली की तरफ खोल थी, और मेडिसिन भी दराज में रखकर लाइट बंद करके कमरे में सो गई। अब मुझे उस वक्त का इंतजार था कि जब सुनील मेरे कमरे में आता। कई घंटा गुजर चुका था, लेकिन मेरे कमरे में कोई भी नहीं आया था। मैं उसका इंतजार कर करके थक चुकी थी और मुझे नींद भी सताने लगी थी, इसलिए सोचा कि खुद ही देख लूं कि वह क्या कर रहा है। मैं उठकर अपने कमरे से बाहर निकली तो लंच भी खाली था। सामने का कमरा सुनील का था।
मेरे धीरे से जब उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरे होश ही उड़ गए। फिर चुपचाप मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा धीरे से बंद कर दिया और दबे पाँव अपने कमरे में आ गई। मेरे दिमाग में हर तरह के बात गुजरने लगे। जब दीदी का मुझे पहली बार फ़ोन आया था, कहने लगी सुनील शहर में पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन तुम तो जानती हो कि मैं इस हक में नहीं कि इसे हॉस्टल में रहने की इजाज़त दूँ। कहीं किस्म के माँ होते हैं, मेरा सुनील सीधा साधा सा है, कहीं गलत लोगों में ना फंस जाए, सिगरेट और दूसरे नशे का आदी ना हो जाए। तुम तो जानती हो कि हमने कैसे इसकी परवरिश की है। मेरा बच्चा बहुत सीधा है, लेकिन जहाँ लड़के रहते हो वहाँ 100 बुराइयाँ जन्म लेती है। इसीलिए अगर तुम इसे अपने घर में रख लो तो मुझे संतुष्टि हो रहेगी। उस वक्त तो मेरा बड़ा दिल दिखाए हुए हामी भर ली थी कि सुनील मेरा भांजा ही नहीं बेटा भी है। जाहिर है मेरा सगा भांजा था और भांजे और बेटे में कोई फर्क ही नहीं होता। मेरा सर दर्द से फटने लगा था। मैं एक बहुत तकलीफ भरे दर्द से गुजर रही थी। मेरा भांजा उस वक्त अपने कमरे में बैठा सिगरेट पी रहा था। उसकी मेरी तरफ इसलिए वह इस बात से अनजान था कि मैं उसे सिगरेट पीते देख चुकी हूँ। मैं धीरे से उसका कमरा बंद करके अपने कमरे में लौट आई थी। मुझे पूरा यकीन था कि यकीनन वह नशे वाला सिगरेट पीने लगा है, तभी उसे रिश्तों की पवित्रता का ध्यान नहीं रहता। मुझे यह समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। अपनी दीदी से कैसे कहूं कि सुनील किस तरह का लड़का है। मेरी दीदी दिल की मरीज थी। अगर वह यह सच जानती कि सुनील ने मेरे साथ क्या किया है तो शायद सुनते ही मर जाती। लेकिन मैं सोच चुकी थी कि सुनील को सुबह ही कह दूंगी कि तू अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लो। मैं उसे अपने घर पर नहीं रख सकती। मैंने अपना कमरा लॉक किया और सो गई। सुबह मेरा दरवाज़ा बड़ी जोर से आवाज़ किया। मैं चौंक कर उठी। जब मैंने दरवाज़ा खोल सामने देखा तो सुनील बड़े गुस्से में मुझे देख रहा था। दरवाज़ा क्यों लॉक किया था आपने मौसी जी? उसका मुझ पर हक जमा कर पूछना तो मुझे डर लग गया था। वह होता कौन था मुझे इस अंदाज में बात करने वाला? उसको शायद इस बात की बेचैनी हो रही थी कि उसका रास्ता मैंने बंद कर दिया था। जो वह पाप मेरे साथ कर रहा था, शायद उसकी ख्वाहिश ना पूरी होने की वजह से वह डटकर मुझसे बात कर रहा था। मैंने कहा तुम होते कौन हो मुझे यह पूछने वाला? मेरी भी ऊंची और सख्त लहजे को सुनकर वह कुछ हैरान हुआ था। फिर नमी से बोला मौसी जी, रात को आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे आपकी फिक्र थी। मैं कब से दरवाजे पर खड़ा दरवाज़ा पीट रहा था, लेकिन जब आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं परेशान हो गया कि कहीं आप बेहोश ना हो गई हो। इसीलिए मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा तो दरवाज़ा लॉक था। इसीलिए मैं परेशान हो गया था। आप प्लीज़ दरवाज़ा लॉक मत किया करें। मुझे उसकी झूठी फिक्रमंदी और दिखलावे की परेशानी देखकर उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने कहा मेरी फिक्र तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने सख्त लहजे में कहा और अपने कमरे से बाहर निकल गई। अपने लिए नाश्ता बनाया और नाश्ता करके अपने पड़ोस में अपनी एक सहेली के घर चले गई। मेरे पड़ोस में भी एक मेरी उम्र की महिला रहती थी, शादीशुदा बच्चों वाले थी। जब भी मेरे पति परदेश जाते थे तो वह औरत और उसका पति मेरा बड़ा ख्याल रखते थे। मेरी उससे दोस्ती थी, बहुत थी। उसके पति भी मुझे छोटी बहन जैसा समझते थे। जब भी बाजार से सौदा लाने जाते तो मुझसे पूछते कि बहन कुछ मंगवाना है तो बेझिझक बता दो। मैं उनसे अक्सर राशन मंगवा लिया करते थे। लेकिन जब से सुनील आया है मैं हर काम सुनील से ही कहती थी। इस वक्त तो मुझे अपनी पड़ोसन रानी से ही काम था कि मुझे अपना अबॉर्शन करवाना था। मेरे पति 3 महीने बाद वापस आने वाले थे। मेरे पास इस पापी गंध को ख़त्म करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन मैं यह समझ नहीं पा रही थी कि रानी से कहूँगी क्या, ना जाने वह मेरे बारे में क्या सोचेगी। लेकिन मुझे किसी न किसी औरत पर तो भरोसा करना ही था। बिना सच बताए मुझे यह कदम उठाना था, क्योंकि अगर दीदी को सच बताती तो वह सह नहीं सकती थी। अगर पति से सब कुछ कहती तो वह मुझे कभी अपने साथ में ना रखेगा। मेरा घर बर्बाद होकर रह जाता। मैं जिस दर्दनाक का शिकार थी यह मैं ही जानती थी। मैंने रानी से कहा कि मेरे पेट में रसोली है, मुझे उसका ऑपरेशन करवाना है, इसीलिए वो मेरे साथ डॉक्टर के पास चले। वह मेरी बात मान गई। मैं अपने उस डॉक्टर के पास नहीं गई थी जिससे कई सालों से इलाज करवा रही थी, बल्कि एक नई लेडी डॉक्टर के पास गई और उससे कहा कि वह मेरा यह काम समझदारी से कर दे तो मैं उसे बहुत पैसे दूंगी।
वह लेडी डॉक्टर मान गए, लेकिन इस रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरी आत्मा काम कर गई। मैंने रात को घर आते ही सुनील से कह दिया कि मैं तुम्हें और ज़्यादा अपने घर पर नहीं ढक सकती, इसीलिए सप्ताह दिन में वो अपने रहने का जहाँ चाहे इंतजाम कर ले। मेरी बात सुनकर वह मुझे हक्का बक्का होकर देख रहा था। मौसी जी, आप क्या कर रही है? मैं क्यों आपको छोड़कर जाऊं? मेरा मसला नहीं है, मैं तो कहीं भी रह लूँगा, लेकिन आप अकेले कैसे रहेगी? मुझे तो सुनील की मेरे लिए फिक्रमंदी भी खल रही थी। मैंने कहा, मैं तुम्हारे आने से पहले अकेले ही रह रही थी, बहरहाल चंद दिन में अपना इंतजाम कर लो। वह जवाब में कुछ नहीं बोला, लेकिन चेहरे से परेशान जरूर लग रहा था। मैं अपने कमरे में आकर सो गई। मैं सो रही थी, मेरा कमरा लॉक था। अब मैं कमरा लॉक करके सोई थी। कुछ ही देर में मैं नींद में जाने लगी। फिर मुझे कुछ होश नहीं रही थी। रात को जब मेरी आँख खुली तो मुझे लगा मेरे बराबर में कोई सो रहा है, लेकिन मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था, इतना अंधेरा कि मैं उस इंसान को देख नहीं पा रही थी। बस यह नजर आ रहा था कि मेरे बराबर में कोई सो रहा है। मैं बुरी तरह से डर गई थी। मुझे जल्दबाजी में कुछ ना सूझी तो मैं चिल्लाने लगी, लेकिन अगले ही लम्हे मेरे बराबर में लेट वो आदमी उठकर बैठ गया। उससे पहले कि मैं बेड से उठकर जाती, उस आदमी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। अब तो मैं होशो हवा खो बैठी थी। इससे पहले कि मैं अपने बचाव के लिए कोई तरीका अपनाती, उस आदमी ने साइड टेबल पर रखा लैंप ऑन कर दिया। उस आदमी को देखकर तो मैं अपने होश को ही खो बैठी थी। मेरे सामने मेरा पति था, सुकेश। कब घर आए थे वह भी बिना किसी खबर के यहाँ अचानक से आ गए थे। वह मुस्कुराने लगे, कहने लगे, तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। जब मैं घर पहुंचा तो सुनील ने दरवाज़ा खोल दिया था। उसे मालूम था कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन जब मैं कमरे में आने लगा तो कमरा लॉक था। मत पूछो, खिड़की के रास्ते से मुझे अंदर आना पड़ा है। अजीब हो तुम भी, यहाँ कौन सा कोई गैर था जो तुम दरवाजे लॉक करके सोई थी? सुकेश की इस बात का मैं क्या जवाब देती? मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, इसीलिए सुकेश के साथ लगकर मैं तड़पते हुए रोने लगी। वह मुझे यूं रोता देखकर समझे कि मैं उनसे उदास हो गई थी, इसीलिए उन्हें अचानक सामने इस प्रकार रोने लगी हूँ। लेकिन हकीकत तो मैं ही जानती थी कि मुझ पर क्या बीती है। वह मुझे तसल्ली देने लगे। सुबह जब मैं उठी तो हम सुकेश अभी सो रहे थे। मैं बहुत परेशान थी। आज मैंने डॉक्टर के पास ऑपरेशन करवाने भी जाना था, लेकिन सुकेश की मौजूदगी में यह मुमकिन नहीं था। जब मैं यह सोचकर परेशान थी कि सुकेश से क्या बहाना बनाऊंगी, कैसे यह बात छिपाऊंगी, मैं परेशान से बाहर लॉन्च करती थी। जब सुनील किचन से बाहर निकला, वह शायद अपने लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर रख रहा था और मुझको देखकर मुस्कुराकर कहने लगा, मौसी जी, कैसा लगा आपको अंकल का सरप्राइज? मैंने उसे गुस्से और नफरत से देखा और कहा, किस कदर ढीठ और ड्रामेबाज इंसान हो तुम। ऐसी मासूमियत से भारी अदाकारी कर कैसे लेते हो? शर्म नहीं आई तुम्हें? एक तरफ मौसी कहते हो और दूसरी तरफ मैं यह सब सहकर थक चुकी हूँ। इसलिए बिना शर्मुहाए के मैंने उसे जो जी में आया कहना शुरू कर दिया, और वह ऐसा हर्ट था कि अब भी मुझे हैरत से देख रहा था। कहने लगा, मौसी जी क्या कह रही है आप? मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। मैंने ऐसा भी क्या किया है जो आप इस तरह से मुझे बात कर रही है? सुनील की बात पर मैंने उसे रोते हुए देखा और अपने कमरे में चली गई। सुकेश जब भी सो रहे थे, मैंने चम्मच से अपनी रिपोर्ट्स निकाल और कमरे से बाहर आ गए। सुनील अब टेबल के पास खड़ा था। मैंने वह रिपोर्ट्स उसके मुंह पर फेंकी, जो कि उसके चेहरे से टकराकर जमीन पर गिर गई, और कहा, यह पढ़ो और अपना नीचे चेहरा लेकर सुकेश के उठने से पहले दफा हो जाओ। मेरे घर में मैंने गुस्से से दबे दबे शब्दों में कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि सुकेश को इस बात की भनक भी पड़े। सुनील ने वह रिपोर्ट जमीन से उठाकर खोली। जैसे ही वह रिपोर्ट्स पढ़ा तो उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। चेहरे पर हैरान की सीन छा गई। इससे पहले कि वह कुछ बोलता, सुकेश लंच में आ गए थे, पता नहीं कैसे, लेकिन वह सीधा सीधा सुनील के पास गए और रिपोर्ट्स उसके हाथ से लेकर पढ़ने लगे। उन्हें देखकर तो मेरी जान ही मेरे तन से जुड़ा हो गई। मेरा घर अब बर्बाद हो जाएगा। सुकेश तो मुझे छोड़ ही देंगे। मैं बुरी तरह से चकराकर गिर गई थी। अब मुझे होश आया। लोगों में हॉस्पिटल में थी। मुझे ड्रिप लगी गंभीरता से मुझे देख रहे थे। मेरी तो आत्मा ही निकल गई थी। सुनील भी वहीं खड़ा था। मैं सुकेश को देखकर हैरान होने रोने लगी। मैंने कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं है। सुकेश, सुनील मुझे नींद की मेडिसिन देता था। मुझे कुछ नहीं पता, भगवान के लिए मुझे मत छोड़ना।
मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं आपके बगैर नहीं जी पाऊंगी। मैं बिस्तर पर लेटे हाथ जोड़े के सुकेश से माफी मांग रही थी। वो मेरे पास आए, मेरे जुड़े हुए हाथों को अपने दोनों हाथों में लिया और कहने लगे, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारे सारे टेस्ट नए सिरे से करवाए हैं। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। शायद किसी और की रिपोर्ट तुम्हारी रिपोर्ट से बदल गई थी। ना तुम गुनहगार हो, ना ही सुनील ने ऐसा कुछ किया है। तुम उसके चरित्र पर शक मत करो। बस एक गिलास रिपोर्ट्स की अदल बदल से यह सब गलतफहमी सुनील की तरह। जब मेरी नजर पड़ी तो वह रो रहा था, बिना आवाज के आंसू बहा रहा था। मुझे देखकर मेरे पास आ गया, कहने लगा, मौसी जी, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? मुझे अपनी माँ में और आप में कोई फर्क नहीं देखा। मैंने तो कभी किसी गैर लड़की की नज़र उठाकर भी नहीं देखा, तो आप तो फिर भी मेरी माँ की जगह है। मैंने कहा कि मैंने तुम्हें सिगरेट पीते देखा था। वह कहने लगा, मैं नशे की सिगरेट हरगिज नहीं पीता। हाँ, कभी कभी सिगरेट जरूर अपना कमरा बंद करके पी लेता हूँ। अपना ख्याल इसलिए रखना था कि मैंने अपना बचपन आपकी गोद में गुजारा है। इसलिए जैसे मैं अपनी मम्मी के खाने पीने और दवा का ख्याल रखता था, आपका भी रखने लगा। मुझे पता होता कि आपकी मेरी वजह से इस कदर दर्द का सामना करना पड़ेगा तो मैं कभी यहाँ आता ही नहीं। वह रो रो कर अपनी बातों को सफाई दे रहा था। एक गलत रिपोर्ट ने मुझे शर्मिंदा करके रख दिया था। क्या किया मैंने अपने भांजे के साथ, यह मैंने नहीं सोचा था। लेकिन मेरे दिमाग में एक बार भी यह ख्याल नहीं आया कि अक्सर रिपोर्ट भी गलत निकल आई है। अब सोच रही थी कि काश एक बार दोबारा से अपनी रिपोर्ट्स करवा लेती तो ऐसा ना होता। कैसा लगा यह कहानी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।